आज का टॉपिक नंबर हमारा 1 है आयरन मैन ऑफ इंडिया। आप जानते हैं आयरन मैन कौन था और रीजन क्या है कि उनको पढ़ रहे हैं, बता सकता कोई? ठीक है, तो मीन्स कुछ इस तरह से आप बता रहे हैं कि पिछले कल यानी 31 को एक व्यक्ति का बर्थडे होता है। दैट पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनका नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम क्या बोलते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया। सही जी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। सही कि नहीं? रीजंस, हाँ जी हाँ जी, गुड मॉर्निंग। रीजन बहुत सारे हैं उनको आयरन मैन बोलने के लिए, मतलब स्पेसिफिकली हम सारी बातें करेंगे बारी बारी। बट आप जानते हैं कि इनको याद करने का रीजन क्या है कि पिछले कल था 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को इनका क्या होता है? जन्मदिन, राइट? तो इनका बर्थडे होता है 31 अक्टूबर को और इसलिए हम कह सकते हैं कि इनको जेन्युइनली हमें याद करना चाहिए। ये जो बहुत सारी बातें इनके बारे में है, फटाफट पढ़ेंगे। जैसे इनके बारे में की पॉइंट्स के रूप में लिखेंगे हम लोग जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो की पॉइंट्स आइए हम बारी बारी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट की पॉइंट क्या है कि 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म होता है। 31 अक्टूबर 1875 को इनका क्या होता है जी? जन्म दिवस होता है। समझा आप लोग? बर्थडे है इनका। और इनका जो जन्म है वो गुजरात में हुआ। तो गुजराती है बेसिकली। गुजरात से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस निकले भी हैं और पहले भी थे। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि महात्मा गांधी से लेके पटेल और आज के पॉलिटिशियंस, बहुत सारे लोग गुजरात से आते हैं। कोई खास रीजन? गुजरात के लोगों का इतना ज्यादा हर फील्ड में इन्वॉल्वमेंट क्यों है? अंबानी, अडानी, ये भी सारे गुजराती हैं। डेवलपमेंट काफी है, एक रीजन है। अवेयरनेस राजनीति को लेके, रिस्क लेते हैं। रीजन क्या है? रीजन यह है कि जो गुजराती कम्युनिटी है वो बिजनेस कम्युनिटी है और बिजनेस के अंदर आपको लिबर्टी मिलती है कुछ भी परस्यू करने की। सपोज आपका बिजनेस है, कुछ तय नहीं, इट मीन्स कि आप उसमें काम करें या ना करें आपको पैसा आता रहेगा, रोके नहीं है। जो आपको फ्रीडम देती है टू परस्यू योर पैशन और ड्रीम। एक बात तो ये है, हाँ एग्जैक्टली। और दूसरी बात है गुजरातियों के अंदर, जैसे मनीषा ने कहा, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज क्या है? ज्यादा है। पॉलिटिक्स क्या मांगती है? रिस्क। अगर आप कार्यकर्ता के तौर पे आज जाते हैं और 5 साल आप वहां पे लगा दें और पार्टी की तरफ से कोई कुछ ना मिले, आपको टिकट ना मिले, तो मीन्स आपका तो 5 साल वेस्ट देखा जाए तो उस तरह से।
तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी गुजरातियों में काफी ज्यादा है। आगे बात करें तो 1928 का वो साल था जब एक जगह नाम है उसका बरदौली, बरदौली BARDOLI, ठीक है जी, बरदौली। जो मैंने ये नाम लिया उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? और मैं क्यों बोल रहा हूं 1928 और बरदौली? यहां पे एक सत्याग्रह हुआ था। क्या होता है यहां पे? एक सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह के बारे में आप क्या जानते हो? एनी गेस? बरदौली सत्याग्रह मेनली विमेन द्वारा लेड था। विमेन यहां लीड में थी और महिलाओं का साथ देने कौन पहुंचे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सवाल यह कि इन महिलाओं का स्ट्रगल किस बात को लेके था? ये आंदोलन किस बात को लेके था? तो ये जो आंदोलन था ये बेसिकली अल्कोहल को लेके था। किसको लेके था जी? अल्कोहल को लेके। तो अंग्रेजों की एक नीति थी कि भारतीय जो आजादी की मांग कर रहे हैं इनकी जो सपोर्ट है वो युवा है, यंग लोग हैं। यदि इनको पीने की लत लग जाएगी एक बार तो फिर इनको कुछ और नहीं सूझेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या सोचेंगे वो लोग कि शराब पीनी है। होता है ऐसा, गांव में जाइए, लोगों को बस यही है कि शाम को, उसके लिए वो काम करते दिन भर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, हार्डवर्क करते हैं इस उम्मीद में कि शाम को कुछ होना। और बिलीव मी, अगर आप उनको पीने के लिए बंद कर दो उनसे काम नहीं होने वाला है, क्योंकि उनका काम इसी उम्मीद पे डिपेंड है कि शाम को पीनी है। इज इट ट्रू नॉट? दिस इज द फैक्ट। तो बोलने का समझिए आप, अंग्रेजों ने अल्कोहल के, शराब के ठेके बहुत खोल दिए थे और जो लोग दिहाड़ी मजदूरी करते थे उनके जो लोग हैं वो दारू वगैरह पी रहे हैं और पैसा खर्च कर रहे हैं और घर में शोषण बढ़ रहा है, वायलेंस बढ़ रहा है। तो वहां की महिलाओं ने रिक्वेस्ट किया या आंदोलन किया कि अल्कोहल के जो ये ठेके इनको बंद किया जाए। तो काफी महिलाएं इकट्ठी हुई थी बरदौली में। तो पटेल आए थे उनको लीड करने के लिए कि आपकी इस आंदोलन में मैं आगे आता हूँ, मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। तो उनके पार्टिसिपेशन करने से अल्कोहल के जो ठेके थे ना वहां पे सारे क्या हो गए थे जी? बैन करवा दिए गए थे उस एरिया के अंदर। और चूंकि सरदार पटेल ने महिलाओं की उस आंदोलन को आगे आके लीडरशिप दी, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया? सरदार। सरदार होता लीडर। किसी गैंग का जो सरदार है इज मीन्स लीडर। तो इन्होंने महिलाओं के इस आंदोलन को लीडरशिप दी थी तो पटेल को सरदार बोला गया। तो कई बार छुटपुट एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछते हैं कि सरदार पटेल को सरदार नाम का उपाधि या टाइटल इस सत्याग्रह से मिला था। नाम उसका बरदौली सत्याग्रह। एंड डेट यू शुड बी रिमेंबरिंग 1828 90। नाउ नेक्स्ट इज, सरदार पटेल देश के पहले क्या थे? होम मिनिस्टर। और एक और चीज कोई? हाँ, वाइस प्राइम। तो ये देश के फर्स्ट क्या थे? ये देश के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। समझा आप लोग? गृह मंत्री का रोल बड़ा अहम होता है जी। कोई आप मैं समझा सकता कि गृह मंत्री की पोस्ट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? जल्दी से बताइए, टाइम नहीं है। हाँ, यस, राइट आंसर। इंटरनल सिक्योरिटी किसके सर होती है और एक्सटर्नल सिक्योरिटी डिफेंस मिनिस्टर के अंडर होती है। तो देश के अंदर कुछ भी गतिविधियां हो रही हैं, दंगे फसाद झगड़ा आंदोलन कुछ भी हो रहा है, आतंकवादी अंदर घुस आए हैं, अंदर नक्सलवाद है, माओवाद है। और मैंने कहा था आपको जितनी बड़ी प्रॉब्लम नक्सलवाद और माओवाद की है उससे कई हद तक छोटी प्रॉब्लम क्या है? आतंकवाद की। समझा आप लोग कि नहीं? बॉर्डर पार आतंकवाद इतना सक्रिय नहीं है जितना सक्रिय देश के अंदर का उग्रवाद है। तो ये होम मिनिस्टर की जिम्मेवारी है देश के लोगों को सेफ महसूस हो। समझा आप लोग? तो देश के पहले होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरह की हस्तियां थी जिन्होंने देश का पहला ये मिनिस्ट्री संभाली इस तरह से। अब बात की जाए तो इनको श्रेय हम इस बात के लिए भी देते हैं कि इन्होंने लगभग जो है वो 560 के आसपास की थी। जो प्रिंसली स्टेट्स उनको
राइट। तो अप्रोक्सीमेटली 560 क्या थी प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स क्या होती हैं, कौन बता सकता है? प्रिंसली स्टेट्स कुछ ऐसी स्टेट जो अंग्रेजों के अंडर नहीं थी, जो राजाओं महाराजाओं सुल्तान नवाबों के अंडर थी। जो हम आज इंडिया का मैप देखते हैं, क्या ये सारे का सारा हिस्सा 1947 में अंग्रेजों के अंडर था? तो नहीं था, सारे का सारा ये नहीं था। कुछ एरिया किसके अंडर था जी? राजाओं महाराजाओं नवाबों के अंडर था, है ना? ऐसा था कि नहीं था? तो एक बात प्लीज आप याद रखिएगा कि वो जो बीच बीच में ऐसे ऐसी स्टेट्स थी, क्षेत्र थे जो राजाओं और नवाबों के अंडर थे, इनको सरदार पटेल ने कन्विंस किया कि आप भारत में शामिल हो जाइए। जिनमें से बहुत फेमसली अगर मैं 3 नाम लूं तो एक था जे एंड, ये दूसरा था हैदराबाद, समझे, जो बड़ी बड़ी में बाकी छोटे बहुत बड़े थे, और एक जूनागढ़। ये फेमसली 3 नाम है जी, जो बड़े थे क्षेत्र, काफी काफी बड़े क्षेत्र थे। गुजरात में जूनागढ़ आता है। तो इन इन 3 बड़ी बड़ी स्टेट को, जो प्रिंसली स्टेट्स थी, इनको भारत में शामिल पटेल ने करवाया, कन्विंस किया इनको। सबसे मुश्किल काम क्या, किसी को कन्विंस करना, और इन्होंने किया। और 560 तरह की प्रिंसली स्टेट्स को भारत में शुमार किया। और इंडिया एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरे के पूरी बाउंड्री के अंदर हर कहीं भारत है। ऐसा नहीं कि भारत यहां और बीच में कोई और देश पड़ जाता है, ऐसा नहीं है। समझा आपने? समझे? अगर हैदराबाद की बात करें, हैदराबाद यहां जैसे था। जूनागढ़ की बात करें, जूनागढ़ यहां जैसे था। जे एंड के आपका ये वाला एरिया है। क्या होता अगर ये लोग नहीं शामिल भारत में होते? तो भारत के अंदर कई छेद होते हैं मैप के ऊपर, यहां कोई और देश, यहां कोई और देश। तो कितनी सिक्योरिटी हमें यहां बाउंड्री पे खड़ी करनी पड़ती, यहां बाउंड्री होती, यहां बाउंड्री होती, यहां बाउंड्री होती, यहां बाउंड्री। इतनी सारी बाउंड्री हम मैनेज कैसे करते हैं? है कि नहीं है? तो जो पटेल ने कर दिखाया, ऐसा किसी के बस की बात नहीं थी। कन्विंसिंग पावर बहुत थी उनकी, कन्विंस करना। और उनको पता था, जो ये प्रिंसली स्टेट थी, कि हम अगर इंडिया में मर्ज हुए तो इंडिया में तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में राजा महाराजा चुने नहीं जाते, वो तो फिर जनता से कोई उठ के आएगा, कोई आम आदमी चुन के आएगा। फिर क्या होगा उनका, उनकी पावर पोजीशन का क्या होगा? आपने तक ही कन्विंस करना कितना मुश्किल है, ये मुश्किल बात रही होगी। तो पटेल ने उनको ऐसे कन्विंस किया कि आप छोड़ दीजिए, आपको पेंशन मिलेगी, और काफी ज्यादा पेंशन मिलेगी। उस टाइम पे जो गवर्नमेंट इनको पेंशन दी थी ना, क्योंकि आप ऑफर क्या, देखो एक ऐसा ऑफर देना पड़ेगा जिनको, जो उनको लगे कि नहीं हम कंफर्टेबल है। अदरवाइज कोई अपनी इतनी बड़ी सल्तनत को किसी देश में शामिल क्यों करेगा? तो उसे कहा गया कि आप ये, और आपको गवर्नर बनाएंगे उस एरिया का गवर्नर। तो आपके हाथ में भी क्या होगी, पावर होगी। बड़ा सा आपका क्या होगा, ये जो गवर्नर हाउसेस है ना, काफी बड़े बड़े, ये क्यों बनाए गए थे बड़े बड़े हाउसेस? क्योंकि उस समय के सुल्तानों नवाबों को हमने वहां फिट करना था कि देखो तुम्हारे लिए मुख्यमंत्री से बड़ा क्या है, घर है। तो आज मुख्यमंत्री का घर क्या होता है, छोटा सा घर है। अगर आप चीफ मिनिस्टर के घर को देखेंगे, छोटा है। और जो राजभवन है, काफी बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है। वो उनको लग्जरी फील कराने के लिए। तो राजभवन में जितने भी स्टाफ होंगे, उसकी गवर्नमेंट पे करेगी, उनको सारा पे करेगी। इनकी फॉरेन विजिट्स, इनके लोकल ट्रेवल क्या होंगे, सारे के सारे फ्री। इतनी फैसिलिटीज दे दी कि वो फिर सोचा यार कि ठीक ही है। और पटेल ने ये भी कहा था, अगर आप ये नहीं मानते तो फिर हमारे पास रास्ता क्या होगा, आपके ऊपर अटैक करने का। क्योंकि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी रिस्क है जब आप अंदर एक नया देश होगा। तो थोड़ा डराया भी ये होता है ना, 2 तरीके, है ना? कैरेट और स्टिक अप्रोच बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। तो जैसे कोई खरगोश है, आपने उसे सिखाना है, जो आप चाहते हैं उससे वो करवाना है। तो उसने अगर अच्छा काम किया तो आप कह देंगे उसको कैरेट, और ठीक नहीं किया तो स्टिक से उसको बताएंगे। तो ये अप्रोच बड़ी काम आती है। तो उन्होंने ऐसा किया, कन्विंस किया जी, कन्विंस किया। और कन्विंस करना मेरी नजर में सबसे बुरा काम, मुश्किल काम है। आप अपने बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड को कन्विंस करके दिखाइए किसी काम के, यू विल रियलाइज दैट कि यार बहुत मुश्किल चीज है ये। और ये तो ऐसे लोग थे जो चाहते ही नहीं थे कि हम इनके अंडर आएंगे। बड़ा विद्रोह किया था इन लोगों ने कि नहीं हम नहीं आएंगे, बड़ी बात थी। और इस तरह से भारत को एक करने के लिए जो पटेल ने एफर्ट दिया, इसलिए उनको बोलते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष, भारत के लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के लौह पुरुष।
और आज की जो ब्यूरोक्रेसी है जिसमें आईएएस आईपीएस ये जो बनते हैं ना, इनको मॉडर्नाइज करने में, या मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी भारत की किसने क्रिएट की थी? सरदार पटेल ने। तो उन्हीं का ही वो, आप जब भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करते हैं, चाहे स्टेट का हो या सेंटर का हो, तो रिमेंबर ऑलवेज, ऑलवेज रिमेंबर कि उसमें पटेल से के बारे में जरूर आपसे पूछते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि पटेल ने ही तो ब्यूरोक्रेसी को स्थापित किया, मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी इंडिया की। बट ये जरूर है कि इंडिया की जो मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी है वो अंग्रेजों के कार्यक्रम से काफी क्या रही है, प्रभावित। तो जो पुराने ब्यूरोक्रेट थे, क्या बताएं उनके बारे में, जैसे एक टाइम पे तो हमीरपुर एक सिर्फ तहसील था पूरा डिस्ट्रिक्ट, और वहां का तहसीलदार कितना पावरफुल होएगा जी। कितने बड़ी एरिया में सिर्फ है एक तहसीलदार है, और तहसीलदार की बिल्डिंग और रेजिडेंस आप देखेंगे बड़े कमाल के होते थे। आप देखेंगे आप तहसील के अंदर एक तहसीलदार में जो तहसील आती है कितनी छोटी छोटी एरिया हो गई आज के डेट में, ट्रू कि नहीं? चलिए आगे बात करें तो पिंक टिकट की बात करेंगे, पिंक टिकट, और आगे रिपोर्ट लिखेंगे। पिंक टिकट, PIC, तो पिंक टिकट रिपोर्ट क्या चीज है? पिंक टिकट, पिंक टिकट की हम बात करें, आप बसों में जाते हैं, टिकट लेते हैं, राइट। पिंक टिकट रिपोर्ट का संदर्भ है दिल्ली के साथ, एग्जाम में आ सकता है कि हाल ही में पिंक टिकट रिपोर्ट चर्चा में रही। इसका संबंध किस राज्य के साथ है? तो उत्तर है दिल्ली के साथ, क्योंकि दिल्ली में महिलाओं के लिए दिल्ली की सरकारी बसों में ट्रैवलिंग क्या है, फ्री। क्या हिमाचल में ऐसा होना चाहिए? जैसे आप गर्ल जो है अगर वो घर से आती हैं तो चाहे उनका रूम दूर क्यों नहीं है, सरकारी बस में बैठेंगे, फ्री में आएंगे। अगर आपका घर, आप घर से आती हैं, घर 20-30 किलोमीटर दूर है, तो फ्री में आप बसों में आएंगे, तो आपका ट्रैवलिंग का खर्चा क्या होगा? जीरो। और घर वाले बोलेंगे यार घर का खाना खाओ और बसों में आओ, बस में रिवाइज करते आओ इत्यादि, और सही हो जाएगा। सही है, फ्री। हाँ 50% कम है हिमाचल में आपको, बट वो कुछ 35 किलोमीटर के रेंज में ही है। हो रहा है, शिमला में भी है? अच्छा, ऑल ओवर कर दिया कम इसने? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक्चुअली इससे पहले जयराम ठाकुर के टाइम पे 35 किलोमीटर के एरिया में, मतलब विद इन द डिस्ट्रिक्ट आप ट्रेवल करते हैं तो उनके लिए कम रखा गया हुआ था, जो लॉन्ग ट्रेवल है उनके लिए नहीं किया गया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है फिर तो अगर जीरो कर दिया जाए किराया तो क्या ये सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? तो कईयों का मानना कि जीरो, कोई भी चीज फ्री करने से उसका मिसयूज बढ़ता है, कि महिलाएं अननेसेसरीली भी ट्रेवल करना चाहेंगी। ऐसा है, अननेसेसरी भी ट्रेवल करती हैं क्या? कि मान लो, हाँ, अच्छा, उसको मुफ्त है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, घूमने दो उसको, दिन है घूमने के उनके। तो बात की जाए इसका संबंध किस राज्य के साथ है जी? दिल्ली के साथ है, कि दिल्ली सरकार महिलाओं को पिछले 5 सालों से, कोई खास साल नहीं, पिछले 5 सालों से फ्री में दिल्ली की बसेस में ट्रेवल करा रही है। और सुखू की बसेस में और दिल्ली की बसेस में जमीन आसमान का फर्क है, राइट। दिल्ली की बसें एसी बसें होती हैं, नॉन एसी भी होती हैं मगर एसी भी बसें हैं, और हाँ, और बड़ी तरीके से बसेस हैं वो। और यहाँ की बसों में आप चढ़ेंगे तो सीट ही नहीं मिलेगी, पहली बात तो धक्का मुक्की लात घुसे पड़ जाएंगे, राइट, ट्रेवल करने में। पर वहां का ट्रेवल थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि वहां विद इन 3-4 मिनट्स नई बस आती है। यहाँ आपने कोई बस पकड़नी है घर से, तो एक होगी, उसके बाद फिर दूसरी कब आएगी? 3 घंटे बाद, 2 घंटे बाद। ऐसा होता ही होता है गाँव में। मगर दिल्ली ऐसे इलाके में आप कहीं भी खड़े हैं तो आपको एक बस भरी हुई है तो नेक्स्ट का वेट करिए आप, तो बसें आती रहती हैं, जो भी है। तो दिल्ली की सरकार ने महिलाओं को मुफ्त में ट्रैवलिंग की वो दिया, और उसका रिपोर्ट आया है, और रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में इसका पॉजिटिव असर पड़ा है। पॉजिटिव, इलेक्शन आने वाले हैं दिल्ली के अंदर टाइम के अंदर,
राइट। तो इस रिपोर्ट का आना केजरीवाल के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो गया। ग्रीन पीस नाम का इंटरनेशनल एनजीओ है जिसने ये रिपोर्ट जारी की है, और ग्रीन पीस को मोदी सरकार कई बार बैन कर चुकी है कि एंटी नेशनल एक्टिविटी करता है, राइट। तो कहानी बहुत लंबी है, व्हाट टू से व्हाट नॉट टू से। ग्रीन पीस वही एनजीओ है इंटरनेशनल जिसने इंडिया के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट को अपोज किया था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से लोकल एरिया के लोगों को थोड़ा सा बहकाया भी कि रेडिएशन निकलती हैं, फुकुशिमा में क्या हुआ था जापान के अंदर, तुम्हारे साथ भी वैसा हो सकता है, तो लोगों ने विद्रोह कर दिया था। तो हो सकता है कि उन्होंने सही जानकारी दी हो लोगों को। अच्छा, अगर आपके गांव के पास एक न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर खोलने की पेशकश की जाए, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, खोलने देंगे आप? ईमानदारी से बोलना, दूसरों पर टिप्पणी करना आसान होता है। और आपके गांव के आसपास में एरिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट खोलने की पेशकश हो, नहीं गांव के पास नहीं करने देंगे आप? इट मीन्स अगर आप नहीं करने दे रहे हैं, जिस इलाके के लोग अपोज कर रहे हैं उस चीज को, तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि देश विरोधी लोग हैं, डेवलपमेंट नहीं चाहते। क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट ऐसा है कि अगर कुछ भी ऐसा कुछ हुआ तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा है, फिर वो इतनी बुरी हाल होगी कि पूछिए मत आप। खैर, ग्रीन पीस का नाम उछला और ग्रीन पीस की फॉरेन फंडिंग बंद कर दी गई थी। ये आज से 10 साल पहले की बात है, ऐसा हुआ था। अब ग्रीन पीस ही दिल्ली सरकार की वाहवाही के लिए रिपोर्ट जारी कर रहा है। पर हाँ, इनके रिपोर्ट में आंकड़े सच्चे हैं, लोगों से जानकारी ली है और लोगों ने बताया है, आंकड़ों में कोई गलती नहीं है। पर खैर, अब जिसके ऊपर जैसा इल्जाम लगाओ, पहले तो सरकार वही सोचती कि तो बीजेपी के खिलाफ सरकार, अब एनजीओ है और केजरीवाल को प्रमोट कर रहे हैं। कोई नहीं जानता सच्चाई क्या है, हम भी पढ़ रहे हैं, पढ़ के आगे निकलेंगे, जॉब लगेगी तो अच्छी बात होगी, है ना। क्योंकि ऊपर वाले लोग पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, खेल हमें पता नहीं चलता। हम जो सोच रहे हैं शायद वो भी उनसे इन्फ्लुएंस होता है, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो लिखिए, ये रिपोर्ट दिल्ली की फ्री बस सेवा को लेकर है। दिस रिपोर्ट इज अबाउट फ्री बस सर्विस इन दिल्ली। ये रिपोर्ट दिल्ली की मुफ्त बस सेवाओं को लेकर है, दिल्ली की मुफ्त बस सेवाओं को लेकर है, दिल्ली की मुफ्त बस सेवाओं को लेकर है। दिस इज फॉर फ्री बस सर्विसेज इन दिल्ली। ठीक है जी। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ कि वहां की महिलाओं को बहुत क्या पहुंचा है बेनिफिट। ऐसे मान लो पहले क्या था, विमेन एम्पावरमेंट में काफी बड़ा रोल प्ले किया इसने। मान लो पहले जैसे मान लो घर में टिंकू है और पिंकी है, बच्चे दो मान लीजिए, और पापा कह रहे हैं कि जा, पहले था जा टिंकू सॉरी, जा सब्जी मंडी से सब्जियां ले आ, बस में जाना है। अब चूंकि पिंकी का किराया 0 है, पिंकी को बोल रहे तू जा सब्जी लेके आ जा, फलना सामान लेके आ जा, तू तो फ्री में जाएगी। डोंट यू थिंक कि इससे विमेन एम्पावरमेंट हो रही है, उन्हें बाहर जाने का मौका मिल रहा है, ऐसी कंजर्वेटिव, ऐसे हाँ, कम्युनिकेट इवॉल्व होने का मौका मिल रहा है, राइट। तो ये विमेन एम्पावरमेंट में बड़ा रोल प्ले कर रही है चीजें। तो हर बार फ्री की सेवाएं नुकसानदेह नहीं होती, पर बिजली फ्री में करना इज नॉट राइट, क्योंकि बिजली फ्री में करना इज नॉट राइट, क्योंकि उससे इनोवेशन में नुकसान पहुंचता है। बट फ्री सेवाओं का एक नुकसान तो होता है कि जैसे जो महिलाएं फ्री में ट्रेवल कर रही हैं, जैसे मान लो मनीषा है और दिल्ली में रहती है मान लो, और उनको फ्री बस सेवा, और ये कहें कि पापा स्कूटी चाहिए, तो बोलेंगे तो दिमाग खराब हो गए, बसें फ्री में लेके जा रही है, स्कूटी चाहिए, नहीं देके देंगे, है कि नहीं है। तो ये जो 2 व्हीलर की मार्केट है, इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा दिल्ली के अंदर। और किराया होता बसों का तो शायद आपको स्कूटी ले लेते, क्योंकि स्कूटी पे थोड़ा कम पड़ता है अगर आप ट्रेवल भी और फ्रीडम भी है। पर जब आपको फ्री सेवाएं मिलेंगी तो घर वाले आपको शायद नहीं अलाउ करेंगे आप स्कूटी ले लो। ये फैक्ट है कि नहीं है। तो मुझे लगता है जब आपको फ्री सेवाएं मिल जाती है तो फिर आप नहीं चाहते कि गाड़ी वाड़ी लीजिए। अगर मान लो मेरे को दिल्ली में फ्री सेवाएं हो, मेरे को, तो मैं गाड़ी घर छोड़ाऊंगा, जरूरत ही नहीं है कि नहीं है। मगर हाँ, फ्यूल तो सेव होगा और पोल्यूशन कम होगा। दिल्ली की सड़कों में एक आदमी होता है गाड़ी के अंदर ज्यादातर केसेस में, उन सभी लोगों को बस में चढ़ा दो आप, तो रोड से ट्रैफिक कम होगा कि नहीं होगा, रेड लाइटों पे गाड़ियां कम होंगी कि नहीं होंगी, पोल्यूशन कम होगा कि नहीं होगा। तो हर एक स्कीम का, फ्री स्कीम का नेगेटिव ही रिजल्ट होता, वो सही नहीं है। नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, समझा आप लोग। फ्री बस सेवाएं हैं,
तो ये रिपोर्ट ग्रीन पीस नाम के एनजीओ के द्वारा चलाई गई, मतलब रिलीज की गई, समझा आप? तो ग्रीन पीस नाम का एनजीओ है, उसने ये रिपोर्ट जारी की है और उसके अनुसार जो है दिल्ली में बहुत अच्छा फायदा हुआ है। इसको आप लिख लो ब्रैकेट में कि इसके अनुसार दिल्ली की जनता को इससे बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा है। बाकी डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। फोन से लॉगिन करना जरा यार, माय गॉड। अब तो सफाई पहन चल गई, हो जाती।